भाभी, क्या ये सच है कि कल दीदी आ रही है? बताओ, अभी 2 दिन पहले ही पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे। और मम्मी जी कहेंगे साफ सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइशें भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती है और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती है। ईसा अपनी जेठानी रीना से कहती है तो रीना बोलती है, देखो ईसा, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों का अनसुना करना पड़ेगा। और सुजाता दीदी कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही है? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे भाभी, आप क्या संभालेंगी? आप तो बस मिला जुला कर चलने में विश्वास रखते हो। तभी तो शादी को 15 साल हो गए, फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। ऊपर से दीदी आ जाएंगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जीना हराम कर देंगी। रीना ईसा की बातों पर मुस्कुराती रही और ईसा अपनी व्यथा सुनाती रही। रीना और ईसा दोनों देवरानी और जेठानी थी। रीना अपने वादे के हिसाब से बहुत समझदार थी, वहीं ईसा मन की चंचल थी। रीना हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती थी, तो ईसा भी उतना ही मान सम्मान रीना को देती थी। बहरहाल 2 घंटे बाद शाम हो गई। ईसा अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी सास मालती आई और बोली, अरे बहू, संध्या बेला में कोई सोता है क्या? शादी से पहले जब सुजाता इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकौड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी पर डाल देती हो, और वो भी है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है, ताकि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। अच्छा मम्मी जी, क्या सच में शादी के पहले दीदी इतना सारा काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वो सोती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है। आप भाभी और मेरी बात तो रहने दीजिए, आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। उसके बाद जब सब लोग चाय पी रहे थे तो मालती अपने बड़े बेटे राहुल को बोलती है, पता है राहुल बेटा, तुम्हारे भांजे और भांजी तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। रीना बहू, सुजाता और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। फिर ईसा धीरे से रीना के कानों में कहती है, अब पता चला भाभी यहाँ आने के पीछे का मकसद। अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरे को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ, और यहाँ मटर की कचौरी और पालक के पराठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, आप अपना देख लेना। क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अरे ननद के आने की खुशी चेहरे पर तो दिख ही नहीं रही है। क्या जब अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है? रीना जब तक बातों को संभालने की कोशिश करती तब तक ईसा बोलती है, मम्मी जी, जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोचकर जाते हैं कि मायके में इतने देर आराम किया तो अब थोड़ी बहुत भाभी की मदद ही कर देते हैं, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। अरे मम्मी जी, ईसा के कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही
दीदी के आने पे हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो ईसा को अपने साथ ले गई। इधर मालती अपना मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर ईसा बोली, भाभी आप क्यों मुझे वहां से ले आई? दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा आप करती है। फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? ईसा धीरज रखो, जिस दिन उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं, और ये एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। भाभी आप कहना क्या चाह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरी भोली भाली देवरानी, जहाँ शब्दों से काम चल जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़े हुए हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी तो छींटे उड़ेंगे, ये याद रखना। अब ईसा को रीना का इशारा समझ में आ जाता है। करीब 1 हफ्ते बाद सुजाता अपने मायके आती है और आते ही तंज कसना शुरू कर देती है। अरे भाभी, क्या इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हालचाल ही पूछ ले? अपने मायके तो कभी फोन करना नहीं भूलती होंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तो मैं ही हूँ कि इस घर में दिन रात तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फोन ही हुआ करता है। अरे दीदी, आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती है जो फोन करके आपको याद करे? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती है, और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगा। फिर ईसा चाय पानी लेकर आई तो सुजाता बोलती है, अरे भाभी, तुम क्या सिर्फ चाय पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई आप? फिर ईसा रीना की तरफ देखी तो रीना ने इशारों में उसे चुप रहने को कहा। हर रोज रीना और ईसा छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ दिन पहले खाने के टेबल पर प्यार से बात करती थी, वो ननद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। अगले दिन रीना ने मटर की कचौरी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो सुजाता बोली, भाभी आप तो हमेशा बस अपने मायके जाती है, हमारे घर पर तो आती ही नहीं है। ईसा आई थी, पूछिएगा जरा हमने कितनी खातिरदारी की थी। इतना सुनने के बाद ईसा मुस्कुराकर सुजाता के पति को बोलती है, मेहमान जी, आपको याद है ना, हर शाम दीदी को सर दर्द हो जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट झेलनी पड़ी। फिर सास आकर बोली, छोटी बहू, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, क्या जरूरत थी मेहमान के सामने ये सब कहने की? ये अच्छा है मम्मी जी, भाभी बड़ी है तो उनके साथ दीदी और मेहमान जी सब मजाक कर सकते हैं, और मैं छोटी हूँ तो क्या ननद नंदोई से मजाक भी नहीं कर सकती? ये तो दोहरा व्यवहार हुआ ना। इतना कहकर नाराज होकर ईसा वहां से चली गई। 2-3 दिन तक रीना और ईसा घर भी संभालती है और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती है। मौसम बदल रहा था, ऊपर से सुजाता के बच्चे बाहर खेलने जाते तो वो घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। ईसा को धूल से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम रीना पर आ गया तो मालती को भी चिंता होने लगी। ये सब देखकर सुजाता बोलती है, अरे माँ, ये ईसा कुछ ज्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं।
तुम ज्यादा परेशान मत हो। रीना ने जब सुजाता की बात सुनी तो वो अपनी सास मालती को बोलती है, आपको याद है मम्मी जी, पिछले महीने जब आपको बुखार लगा था, कभी मैं तो कभी ईसा आपके सिरहाने बैठे रहते थे। फिर आज उसकी तबीयत खराब है तो आपको भी बहाना लग रहा है। ऐसा क्यों होता है मम्मी जी कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज के लिए ही आती है और चली जाती है। फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती है। कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती है। इतना कहकर रीना ईसा के कमरे में चली जाती है। माँ, आपको नहीं लगता है कि ईसा के संगति में आकर बड़ी भाभी भी ज्यादा बोलने लगी है? चुप कर सुजाता, एक तो वो बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है। अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? मुझे तुम्हारे छोटे भाई ने बताया था, जब वे लोग तुम्हारे घर गए थे, एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी ईसा ही सबको बनाकर खिलाती थी। यहाँ मदद करने के बजाय तुम मेरी बहू का मजाक उड़ा रही हो। तुमसे ये उम्मीद न थी। इतना कहकर मालती ईसा के कमरे में चली जाती है। करीब 2 दिन तक रीना और मालती ने ईसा की देखभाल की। फिर मालती ने काम वाली को लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करवाई। उसके बाद ईसा को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। रीना ने जब ईसा को पूरी बात बताई तो ईसा मालती से बोली, मम्मी जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों की करवाहट मिटाई नहीं जा सकती है, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती है। बहू, माफ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। उसके बाद सुजाता भी आगे बढ़कर बोलती है, मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है, ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते वो मोती है जिन्हें एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए। अंत भला तो सब भला। जिस घर में एक दूसरे के होने का एहसास हो, उस घर में हमेशा खुशियों का वास हो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।